हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुमैया है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा में टीचर हूँ। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 5 पैस्टोरलिस्ट एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। अब इसमें सबसे पहले हम जानेंगे पैस्टोरलिस्ट कौन होते हैं, पैस्टोरलिज्म जो है क्या होता है। अब पैस्टोरलिस्ट जो होते हैं वो नोमैड्स होते हैं, वो लोग जो एक जगह पर नहीं रहते और वो मूव करते हैं अपने कैटल के साथ अकॉर्डिंग टू सीजन्स। और पैस्टोरलिज्म जो है वो लाइवलीहुड है, इन लोगों के लाइफस्टाइल को इन लोगों को कहा जाता है नोमैड्स। और जिस तरह का लाइफस्टाइल ये जीते हैं उसे पैस्टोरलिज्म कहा जाता है। और इनका जो पैस्टोरलिज्म है वो लाइवलीहुड है, जहाँ पर ये अपनी लिविंग को अर्न करते हैं, एनिमल्स को, लाइफ स्टॉक को मैनेज करके, मतलब जानवर पशुपालन करके, जैसे शीप को, गोट, कैटल, कैमल, बुफेलोज, याक्स। लेकिन कौन सा एनिमल कौन सी ट्राइब जो है रियर करेगी वो डिपेंड करेगा कि किस एरिया में ट्राइब है, और किस एरिया में कौन सी ट्राइब है वो हम जो है चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अब पैस्टोरलिस्ट जो हैं वो एक जगह पर नहीं रहते हैं पूरे साल, बल्कि वो सीजनली माइग्रेट कर जाते हैं अलग अलग रीजन्स, अलग अलग सीजन्स में, अलग अलग जगहों पे जहाँ पर रेनफॉल हो, जहाँ पे घास जो है अलग अलग जगह पे जिस जिस हिसाब से जो है ग्रो करता है, जो हम आगे चैप्टर में देखेंगे। अब उनका जो नॉलेज है क्लाइमेट का, ग्रेजिंग का, वाटर सोर्सेज का, वो उन्हें हेल्प करता है हेल्दी एनिमल्स को मेंटेन करने में। अब ये पैस्टोरलिस्ट जो हैं, जो पैस्टोरलिस्ट जो नोमैड्स हैं, जो जिन्हें हम कहते हैं कि ये नोमैड्स हैं, ये बंजारे हैं। बंजारा भी एक ट्राइब है, लेकिन हम जैसे लोकली यूज़ कर दें कि नहीं ये तो बंजारे हैं, ये एक जगह पे नहीं टिकते, तो उसी तरह से हम जानेंगे कि आखिर ये लोग एक जगह पर क्यों नहीं रहते और क्यों ये जो है अलग अलग जगहों पे जो है माइग्रेट करते रहते हैं। अब सीजनल जो माइग्रेशन है, जो ये माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, इनका जो सीजनल माइग्रेशन होता है, सीजनल माइग्रेशन इन द सेंस कि जैसे जो हिमालयन ट्राइब्स हैं वो सर्दियों में जो है, विंटर्स में जो है थोड़ा शिवालिक्स की तरफ माइग्रेट कर जाती हैं, और गर्मियों में समर्स के लिए वो लोग हिल्स के ऊपर जो ये इसको पीर पंजाल रेंज को क्रॉस करके वो थोड़ा अपर एरियाज़ में चले जाते हैं जहाँ पे विंटर ना हो, क्योंकि उन्हें ठंडा इलाका चाहिए। तो उसी तरह से साउथ में जो या सेंट्रल इंडिया में जो ट्राइब्स हैं वो मॉनसून के हिसाब से जो है माइग्रेट करती हैं। और ये क्यों माइग्रेट करती हैं? ताकि किसी एक जगह पे ओवरग्रेजिंग ना हो जाए, यानी ज़्यादा एक ही जगह पे जो एनिमल जो है एक ही जगह पे अगर पूरा साल रहेंगे तो वहाँ पे जो है ओवरग्रेजिंग हो जाएगी और इंटेंसिव ग्रेजिंग होना शुरू हो जाएगी। इससे पहले कि ग्रासलैंड्स ख़त्म हो जाएं, ये जो है सीजनली शिफ्ट कर जाते हैं दूसरी जगह पे, जहाँ पर ये अपने जानवरों को चारा वगैरह खिलाते हैं। वहाँ के ग्रासलैंड्स में वो जो जानवर हैं वो ग्रेज करते हैं, और उसके बाद जो है ये फिर से वापस आ जाते हैं उसी जगह पे जहाँ से ये सीजनली मूव हुए थे। इससे जो है दोनों जगह पे जो है वेजिटेशन ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होती। और माइग्रेशन से दूसरा क्या होता है, इन्हें फ्रेश पास्चर्स मिलते हैं, पानी मिलता है ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स। अब डिफरेंट सीजन्स जैसे बर्फ़ होगी, जैसे हिमालयाज़ में जब सर्दियाँ होंगी तो जो पहाड़ है वहाँ पे बर्फ़ होगी, तो वहाँ पे ना तो ये सर्वाइव कर पाएंगे एज़ पर द क्लाइमेट, और ना ही इन्हें फ्रेश ग्रासलैंड्स मिलेंगे क्योंकि बर्फ़ से ढके होंगे, पानी भी जो है वो जमा हुआ होगा, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। और उसी तरह से साउथ में या सेंट्रल इंडिया में मॉनसून के सीज़न में जो है कुछ एरियाज़ एरिड होंगे और कुछ जो है मॉनसून, इसीलिए जो एरिड एरियाज़ हैं मॉनसून में तो ये लोग वहाँ पे रहते थे, लेकिन मॉनसून जो सीज़न ख़त्म होते ही इन्हें शिफ्ट करना पड़ता था टुवर्ड्स कोस्टल एरियाज़ या फिर ऐसी जगहों पे जहाँ पे इनको ग्रासलैंड और वाटर जो है मिल सके। और तीसरा जो है रीज़न जो है इसमें क्या था कि ये लोग जो हैं अपने एनिमल प्रोडक्ट्स को ट्रेड करते थे फार्मर के साथ, जैसे मिल्क, वूल, बटर, एनिमल हाइड्स के साथ, फार्मिंग कम्युनिटीज़ के साथ। जैसे आप कोंकण में जाके आगे देखोगे कि किस तरह से एक ट्राइब जो है कोंकण के फार्मर्स के साथ जो है अपनी चीज़ों को ट्रेड करती थी। अब जो पैस्टोरल कम्युनिटीज़ कौन कौन सी हैं इंडिया में, हमारे यहाँ पे जो नोमैडिक
ट्राइब्स हैं बेसिकली, या नोमैडिक कम्युनिटीज़ हैं, नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट जो कम्युनिटीज़ हैं कौन कौन सी हैं इंडिया में, उन्हें वन बाय वन जो है हम ये देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। और इसमें हम नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो कम्युनिटी आती है वो है गुज्जर एंड बकरवाल्स। ये एक ही यहाँ पे मेंशन है। तो पहली हमारी कम्युनिटी आती है गुज्जर्स का नाम आपने सुना होगा, गुज्जर एंड बकरवाल्स। हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे हॉस्टल्स भी होते हैं और ये एक शेड्यूल्ड ट्राइब भी है हमारे यहाँ पे, गुज्जर एंड बकरवाल्स। ये यहाँ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्राइब है, गुज्जर एंड बकरवाल जम्मू कश्मीर की। और गुज्जर एंड बकरवाल जो है 11.9% ऑफ जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन का हिस्सा है। और इनके जो है सोशल, कल्चरल और लिंग्विस्टिक यूनिक आइडेंटिटीज़ हैं। और ये थर्ड लार्जेस्ट माइनॉरिटी है रीजन में, हमारे रीजन में थर्ड लार्जेस्ट माइनॉरिटी भी हैं गुज्जर एंड बकरवाल्स। और ये लोग जो हैं, बहुत सारे गुज्जर बकरवालों की फैमिलीज़ जो हैं इकट्ठी होके ना ये सीजनली ये शिफ्ट करते हैं बेसिकली। ये जो हैं अपर, और ये चीज़ पढ़ने से ज़्यादा जो है हमने देखी है, समझी है। देखो बच्चों, जब सीज़न आ रहा होता है ना, जैसे मतलब गर्मियाँ आ रही होती हैं, तो ये लोग जो है पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं, सिंथन टॉप की तरफ, भद्रवाह में चिंता वैली, जाय वैली, और पहाड़ों की तरफ ये लोग मूव कर रहे होते हैं। खासकर जैसे किश्तवाड़ में सिंथन, वो पीछे वो पहाड़ों के ऊपर, धारों के ऊपर। और आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे सीजनल स्कूल्स इनके लिए खुलते हैं, सीजनल टीचर्स लगाए जाते हैं, क्योंकि ये लोग उसी टाइम पे जो है इन गर्मियों के सीज़न में ही जो है पहाड़ों पे आते हैं। और जैसे ही सितंबर अक्टूबर स्टार्ट हो जाता है ना, ठंड पड़ने लगती है पहाड़ों के ऊपर, तो ये लोग जो है वापस से अपना माइग्रेशन जो है शुरू कर लेते हैं। इनकी जो फैमिलीज़ हैं जो एक साथ मिलके चलती हैं, जिसे काफ़िला कहा जाता है। तो वो काफ़िले जो हैं वो पीर पंजाल रेंज को क्रॉस करते हुए जो है वापस से शिवालिक्स तक चले जाते हैं। शिवालिक्स जो है फुट हिल्स हैं हिमालयाज़ की, यानी यहाँ पे नहीं जाते हैं ये कठुआ, सांबा, रियासी के कुछ वो मैदानी इलाकों में जो है ये लोग चले जाते हैं, जहाँ पे ये सर्दियाँ इनके जानवर भी अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं और इन्हें वहाँ पे ग्रासलैंड्स पे मिलते हैं, क्योंकि पहाड़ तो बर्फ़ से ढके होते हैं सर्दियों में। तो इसीलिए हम लोगों ने ये चीज़ खुद से देखी है, तो हमें तो ये सामने देखी हुई चीज़ें, तो हमें तो ये पढ़ने की, उस तरह से हमें ये समझने की ज़रूरत है। अब इनको जो है स्टेटस मिला हुआ शेड्यूल्ड ट्राइब का 1991 से। ये जो है ना गुज्जर एंड बकरवाल्स, इनको हमारे यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब का जो एसटी कहा जाता है, एसटी बच्चे होते हैं ना आप लोगों की क्लासेस में, तो वो गुज्जर एंड बकरवाल्स ही हैं और इनको ये स्टेटस मिला हुआ है 1991 का। देखो बच्चों, स्कॉलरशिप भी मिलती है, एसटी स्कॉलरशिप्स होती हैं। अब गुज्जर एंड बकरवाल्स जो है वो डोगरी भी बोल सकते हैं, कश्मीरी भी बोल सकते हैं, पंजाबी भी बोल सकते हैं, लेकिन उनकी जो मेन लैंग्वेज है वो गोजरी है। और इनका जो कल्चर है ना वो काफ़ी प्रोटेक्टेड भी है और प्रिजर्व्ड भी है। और इसके बाद जो सेकंड ट्राइब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये आगे गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर के, जो सर्दियों में शिवालिक्स में रहते हैं और गर्मियों में ये लोग जो है पीर पंजाल को क्रॉस करके, पीर पंजाल बच्चों ये जो है ना पत्नी टॉप वाले जो पहाड़ हैं, वो जो है वो पीर पंजाल वो उसमें रेंज में आते हैं। तो पीर पंजाल रेंज को जो है ये क्रॉस करके जो है चले जाते हैं मिडोज़ की तरफ। अब जो दूसरी ट्राइब हमारे पास आती है वो है गद्दीज़ की। एक आगे ना, फर्स्ट आगे गुज्जर्स, सेकंड आगे गद्दीज़ जो है ये भी हिमालयन ही ट्राइब है। हमने पहले नॉर्थ से स्टार्ट किया ना, ये भी हिमालयन ही ट्राइब है, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश में होती है। और ये लोग जो हैं ये गोट्स की वो रियरिंग करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी ठंड होती है, तो शीप, गोट जो है ये इन जगहों पे सरवाइव कर पाती है ठंडे इलाकों में। तभी आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे जो है ज़्यादातर शीप और बकरी जो है, ये बकरी और जो भेड़ है ना, उसी को गुज्जर एंड बकरवाल्स पालते हैं, क्योंकि वो सरवाइव कर पाती है जब वो ये मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, और क्लाइमेट को भी।
क्योंकि यही भेड़ जो है अगर ये किसी गर्म इलाके में होगी तो आपको तो पता ही है इसकी ऊन कितनी गर्म होती है, तो फिर ये कैसे सर्वाइव कर पाएगी किसी गर्म इलाके में। तो यहाँ पे जो भेड़ें होती हैं ना वो इधरी की भेड़ें होती हैं। अच्छा, ये लोग जो हैं ये भी अपने, जैसे हमने देखा जम्मू कश्मीर में कि ये लोग जो हैं ये सर्दियों में जो हैं शिवालिक्स में फुटहिल्स में रहते हैं और गर्मियों में ये लोग जो है पीर पंजाल को क्रॉस करके जो है माउंटेन्स की तरफ चले जाते हैं मीडोज़ की तलाश में। तो गद्दी जो है, जो हिमाचल प्रदेश की ट्राइब है, ये लोग भी हैं जो सीजनल साइकिल पे मूव करते हैं और ये लोग भी अपने जो ये विंटर्स हैं वो शिवालिक रेंज में ही स्पेंड करते हैं। अब शिवालिक जो है ना सिर्फ मतलब ये जम्मू कश्मीर के नीचे हिमालयाज़ जो है वो एक्सटेंड करते हैं, इवन ईस्ट तक ये जाते हैं, आसाम तक। तो इसके जो नीचे जो एरिया है ना जहाँ पे पहाड़ ख़त्म हो जाते हैं उसको शिवालिक ही कहा जाता है। तो शिवालिक हिमाचल प्रदेश में भी है, तो उनका अपना शिवालिक एरिया है। हमारे यहाँ पे जो है जो एरिया जहाँ पे ये जाता है ये अलग शिवालिक है, बट है ये शिवालिक का ही पूरा वो रेंज। तो शिवालिक रेंज के पास ये भी आ जाते हैं विंटर्स में, और समर्स में जो है ये भी कहाँ चले जाते हैं, समर्स में ये लोग लुहुल एंड स्पीति, लुहुल ये जो लाहुल है ये भी इनके जो हैं हिमाचल प्रदेश में ही जो इनके एरियाज़ है ना, हिमाचल में जो हमारा हिमालयन माउंटेन है ना वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। हिमालयन रेंज जो हिमालयाज़ हैं हमारे ग्रेट हिमालयाज़, वो उसमें ये है हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक्स। तो ये लोग जो हैं हिमाद्री ये हिमाचल में रहते हैं, ये समर्स में, और विंटर्स में ये लोग भी शिवालिक्स पे आ जाते हैं और सितंबर में ये लोग आ जाते हैं। अब उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ट्राइब आती है, जो थर्ड ट्राइब आती है, वो है बकरवाल्स की। नहीं, ये वाले ये बकरवाल्स जो हैं, ये बकरवाल्स जो जम्मू कश्मीर में यहाँ पे सिर्फ गुज्जर्स हैं। जो थर्ड है ना, जो हमें जो ये गढ़वाल और कुमाऊं में हमें देखने को मिलते हैं गुज्जर, तो वो गुज्जर हैं यहाँ पे, ये बकरवाल नहीं, ये गलती से आ गया, सॉरी, यहाँ पे गुज्जर्स ही हैं। जो थर्ड ट्राइब है वो गुज्जर्स की है। जैसे जम्मू कश्मीर में गुज्जर एंड बकरवाल्स है ना, तो उसी तरह से गढ़वाल और कुमाऊं जो है वहाँ पर सिर्फ गुज्जर एंड बकरवाल है। यानी उत्तराखंड में जो ट्राइब है वो सिर्फ गुज्जर्स हैं, वहाँ पे बकरवाल नहीं है, वहाँ पे सिर्फ गुज्जर्स की ट्राइब है। और वो लोग जो है वो भी कैटल को पालते हैं। वहाँ पे उनकी स्पेशलिटी है कि वो कैटल रेयरिंग करते हैं, वो जानवर को पालते हैं, यानी गाय भैंस। तो अब ये लोग जो है ये भी क्या करते हैं, ये भी भाबर और बुग्याल जो है ये फॉरेस्ट से होते हुए ये विंटर्स में जो है ना, ये विंटर्स जो हैं ये भाबर में ये करते हैं और हाई मीडोज़ की तलाश में चले जाते हैं ये बुग्याल की तरफ समर्स में। इनके वहाँ पे एरियाज़ हैं। बुग्याल जो है थोड़ा अपर एरिया में आता है, और जो भाबर है, भाबर एरिया आपने सुना होगा जहाँ पे हिमालयाज़ जो है ना, देखो हमने सॉइल में पढ़ा हुआ है ज्योग्राफी में कि जहाँ पे ये हिमालयन माउंटेन्स जो हैं, जो रिवर्स आ रहे होते हैं, वो जब गायब हो जाते हैं ना पत्थरों के नीचे और फिर उभर के आते हैं, तो उस एरिया को भाबर कहा जाता है। यानी ये भी फुट हिल्स ही हैं हिमालयाज़ के। तो भाबर में ये सर्दियों में आ जाते हैं, और बुग्याल जो कि अपर वो एरियाज़ हैं, पहाड़ों में हैं, वहाँ पे ये गर्मियों में चले जाते हैं। और इनमें से ज़्यादातर माना जाता है कि ये जम्मू से ही थे, जो कि गुड पास्चर्स की तलाश में किसी वक्त पे चले गए थे उत्तराखंड की तरफ। अब जो अगली हमारी ये ट्राइब है वो है डंगर्स की। जो ढांगर्स हैं, ढांगर्स आ गई हमारी जो है फोर्थ ट्राइब। 1 गुज्जर्स, गद्दीस, एंड ये बकरवाल्स नहीं हैं, ये भी गुज्जर्स ही हैं। बकरवाल जो हैं, गुज्जर एंड बकरवाल जम्मू कश्मीर में हैं, और जो उत्तराखंड में हैं वो सिर्फ गुज्जर्स हैं। तो ये 3 ट्राइब्स जो थी ये हमारे पास
ये जो 3 ट्राइब्स हैं ये हैं हिमालयन ट्राइब्स। इन्हें हम थोड़ा ब्राउन कलर में कर देते हैं। ये 3 ट्राइब्स जो हैं ये हिमालयन ट्राइब्स हैं हमारे पास। अब हम जो हैं थोड़ा जाएंगे सेंट्रल इंडिया की तरफ, प्लेटूज़ की तरफ हम जाएंगे अब, प्लेटूज़ की तरफ। और वहाँ पे हम देखेंगे ढांगर जो ट्राइब है जो कि महाराष्ट्र में है। अब ढांगर्स जो हैं वो महाराष्ट्र की इम्पोर्टेंट पैस्चरलिस्ट कम्युनिटी थी। अब ये लोग क्या पालते थे? गोट्स को, शीप को, बुफेलोज़ को। और 20th सेंचुरी में उनकी पॉपुलेशन जो रीजन में जो एस्टिमेट की जाती है ना 4,67,000 ये एस्टिमेट की जाती है। इनमें से जो है ज़्यादातर जो है वो शेफर्ड होते हैं, यानी जानवर को पाला करते थे। और कुछ जो थे वो ब्लैंकेट वीवर्स भी थे और कुछ जो थे वो बुफेलो हर्डर्स थे। अब सारे लोग सारा कुछ नहीं करते थे। कुछ जो हैं वो भैंस पालते होंगे, कुछ जो हैं अब शीप वगैरह से जो है, गोट से जो है जो ऊन निकलता है, ये जो इनका ये, तो उससे वो लोग ब्लैंकेट बनाया किया करते थे और वो भी बेचा। कुछ लोग ब्लैंकेट्स ही बेचते थे, कुछ लोग जो है बुफेलो रेयरिंग करते थे और कुछ जो हैं वो कैटल रेयरिंग किया करते थे, बुफेलो हर्ड किया करते थे, हर्डर्स से वो लोग। तो अब जो ढांगर थे वो सेंट्रल प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र में जो है स्टे करते थे ड्यूरिंग मॉनसून। क्यों? क्योंकि इनके जो जानवर है, अब जैसे गाय वगैरह को तो कीचड़ वगैरह वो सब पसंद आ जाता है ना, बुफेलो वगैरह को, लेकिन गोट और शीप को भी ये लोग रियर करते थे। तो जो गोट एंड शीप है, जैसे ही मानसून में ज़्यादा वो बारिश वगैरह होती थी तो ये पसंद नहीं करते थे फिर वहाँ पे रहना। तो अब इन्हें अपने सभी जानवर के बारे में सोचना पड़ता था। तो ये लोग जो है शिफ्ट कर जाते थे फिर दूसरे एरियाज़ की तरफ, यानी कोंकण जो पीजेंट्स थे। बेसिकली था क्या, महाराष्ट्र में भी ना जो सेंट्रल प्लेटू है वो थोड़ा सा सेमी एरिड है। अब वहाँ पे क्या होता था कि नॉर्मल सीज़न में तो मानसून सीज़न में तो वहाँ पे भी बारिश वगैरह हो जाती थी, तो थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर ये लोग कर लेते थे। एग्रीकल्चर भी क्या करते थे, बाजरा उगा देते थे। और अब जैसे ही मानसून ख़त्म हो जाता था तो अपना वो बाजरे की फसल को जल्दी जल्दी समेट कर ये लोग जो है निकल जाते थे कोस्टल एरियाज़ की तरफ। कोस्टल एरियाज़ जो थे जो महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, गोवा के जो कोस्टल एरिया जिसको कोंकण बेल्ट कहा जाता है, तो वहाँ पे ना किसान हुआ करते थे। तो वो किसान इस टाइम पे अपनी खारिफ क्रॉप जो है वो काट रहे होते थे, जो कि ये गर्मियों की क्रॉप होती है उसे काट रहे होते थे। और अब क्योंकि वो सिर्फ फसल को उठाते थे तो उसके नीचे का जो बच जाता था स्टबल यानी उसके, हम समझे कि बच्चों जैसे हमारे यहाँ पे मक्की होती है तो मक्की को तो निकाल देते हैं, लेकिन मक्की का जो पौधा होता है, जो पूरा वो ये घास होता है, वो तो वैसे ही रह जाएगा ना। तो उससे जो है स्टबल कहा जाएगा। या जैसे ये गेहूँ जो काटते काटते तो चलो पूरा ही वो काट के ले जाते हैं, तो लेकिन मक्की खासकर जैसे मक्की ही तोड़ के ली जाती है तो नीचे जो पौधा पूरा बच जाता है उसे स्टबल कहा जाता है। तो ये लोग जो हैं उनके खेतों में जो है अपने जानवर डालते थे और बदले में, अब इनको तो स्टबल मिल जाता था इनके जानवरों को खाने के लिए, और बदले में उनके जो खेत थे उनकी भी मैन्योरिंग हो जाती थी। यानी जो जानवरों का जो मैन्योर है, जो गोबर वगैरह है, वो खाद के काम में जो है आ जाता था। इस तरह से दोनों का गिव एंड टेक चलता था। और जब सीज़न इनका दोबारा से फसल लगाने का सीज़न हो जाता था और यहाँ पे जो है और वहाँ पे दोबारा मानसून आने वाला होता था, तो ये लोग इनसे जो है राइस वगैरह लेके, कुछ चीज़ें वगैरह लेके, ताकि ये अपने सीज़न में सर्वाइव कर पाएँ आगे भी। तो ये लोग जो है वापस से चले जाते थे कहाँ, महाराष्ट्र में सेंट्रल प्लेटू की तरफ। इस तरह से इनका भी जो है मूवमेंट चलता था। अब उसके बाद जो हमारी अगली ट्राइब है गोलाज की, गोलाज जो थे, कुरुमाज थे, कुरुबाज थे। अगली जो ट्राइब्स हैं गोलाज हैं, कुरुमाज थे और तीसरा कुरुबास। अब ये जो 3 ट्राइब्स थी, जो गोलाज थी,
कर्नाटका आंध्र प्रदेश में जो है के रीजन में, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के रीजन में कौन कौन सी हमारे पास ट्राइब्स हैं? एक गोलाज की है, दूसरी कुरुमाज की है और तीसरी कुरुबाज की है। अब ये तीनों ट्राइब जो है ये भी शीप गोट जो है पाला करते थे, और ये लोग जो हैं ब्लैंकेट्स भी वो बनाया करते थे। और एग्रीकल्चर इनकी एक खासियत क्या थी कि ये जो कुरुबाज खासकर इनकी एक खासियत थी कि ये जितनी सी इनको ज़रूरत होती थी थोड़ी सी ज़मीन पे जो है ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया करते थे, ताकि ये ड्यूअल इनकम पे सरवाइव कर पाएँ। मतलब पैस्चरलिस्ट इनकम भी इनकी चलती रहती थी और साथ ही साथ जो है एग्रीकल्चर भी ये लोग प्रैक्टिस किया करते थे। अब जो 8th हमारी ट्राइब आती है यहाँ पे, 8th ट्राइब हमारी आती है। ये ट्राइब जो है ये मतलब ये इंडिया की बहुत बड़ी ट्राइब है। ये ट्राइब है बंजाराज की। बंजारा, ये तो नाम ही सुना होगा ना, हर गाने में भी आ जाता है, गानों में आ जाता है, ऐसे भी इतना यूज़ होता है इसीलिए क्योंकि ये ट्राइब जो है इंडिया के ज़्यादातर रीजन्स में पाई जाती थी और एक कॉमन सा नाम था बंजारा इस ट्राइब का। इसलिए हर एक जो है, इसलिए जो वर्ड है बंजारा, जब भी किसी को दिखाना होता है कि वो नोमैड टाइप में लाइफ जी रहा है, जिसका कोई मतलब जो सेटल्ड नहीं है, यहाँ से वहाँ चलता जा रहा है, मूव कर रहा है बार बार, तो वो खुद को जो है बंजारा वर्ड यूज़ करता है। तो ये जो ट्राइब है ये बहुत बड़ी ट्राइब थी इंडिया में, बड़ी ट्राइब है अभी, जो कि उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, पंजाब में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। और ये लोग जो है अच्छे पास्चर लैंड्स की तलाश में जो है अपनी कैटल को लेके जो है लंबे लंबे सफ़र किया करते थे, जहाँ पर इनकी जो ख़ास बात क्या थी कि ये जो है जानवर भी, क्योंकि ये बहुत सारे इलाकों में जा रहे हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा है, तो ये वहाँ पे जो है अपने जानवर दे दिया करते थे वहाँ पे खेती बाड़ी करने के लिए लोगों को। और हर जगह पे अब ट्रैक्टर्स वगैरह नहीं हुआ करते, उस टाइम पे तो ऐसा था भी नहीं, तो ये जानवर अपने दिया करते थे खेती बाड़ी के लिए लोगों को, जिसके बदले ये उन लोगों से अपना खाना, जानवरों का खाना, फॉडर वगैरह लिया करते थे, फूड एंड फॉडर को एक्सचेंज करते थे, पैसे लिया करते थे, ताकि वो जो है अपनी लाइफ को अच्छे से कर पाए। अब जो हमारी लास्ट ट्राइब आती है जो कि इंडिया में सिर्फ एक ही स्टेट में मिलती थी, वो है राजस्थान की ट्राइब। कौन सी ट्राइब होगी? रायकाज। रायकाज जो है ये राजस्थान में ये ट्राइब रहती थी। अब हमें पता है कि राजस्थान जो है वहाँ पे बारिश कम ही होती है, रेगिस्तानी एरिया है, तो वहाँ पे भी कुछ जगहों पे ये लोग जो हैं ये खेती भी किया करते थे और पैस्टोरलिस्ट भी थे। अब जो खेती करते हैं ना वो एग्रीकल्चर आ जाता है, तो पैस्टोरलिस्ट जो पशुपालन करते हैं, तो ये पशुपालन करते थे और साथ ही साथ एग्रीकल्चर भी करते थे। अब जो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर जैसे जो जगहें हैं वहाँ पर ये लोग जो हैं ड्यूरिंग मॉनसून ही ये कर पाते थे, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा बारिश होती नहीं और थोड़े ये मतलब रेगिस्तान वाले इलाके हैं, तो यहाँ पे ये ड्यूरिंग एग्रीकल्चर ये खेती करते थे, ड्यूरिंग मॉनसून ये खेती करते थे। और उसके बाद जो है बाद में ये थोड़ा पास्चर्स की तलाश में जो है यहाँ वहाँ चले जाते थे और फाइनली फिर से जैसे मॉनसून आता था तो अपने गांव में ये लोग वापस आ जाया करते थे। और ये जो लोग थे ये कैमल्स को पाला करते थे। अब जाहिर सी बात है, देखो हर एक जगह पे ना एरिया के हिसाब से जो है जानवर को पाला जाता है। अब यहाँ पे ये लोग भेड़े नहीं पाल सकते, तो यहाँ पे ये लोग जो हैं ये पाला करते थे कैमल को, और इन्हीं का एक ग्रुप जो है वो शीप और गोट को भी पाला करता था, लेकिन कैमल जो है ज़्यादातर पाले जाते थे। राजस्थान में तो कैमल्स का होगा ना, इसीलिए। ये हमारी 9 ट्राइब्स आ गई जिनके बारे में हमने पढ़ा। पहली ट्राइब आई थी हमारी गुज्जर एंड बकरवाल्स जम्मू कश्मीर से, दूसरे थे गद्दीज हिमाचल प्रदेश के, और तीसरे थे गुज्जर्स ही थे, और गुज्जर्स थे उत्तराखंड के। और ये तीनों जो ट्राइब्स जो हिमालयन ट्राइब्स थी वो जो है वो शिफ्ट कर रही थी ड्यू टू वेदर कंडीशंस। और वेदर कंडीशंस भी क्या थे, खासकर क्या था कि सर्दियों में बर्फ़ होती थी पहाड़ों पे, तो ये लोग जो हैं वो प्लेन एरियाज़ की तरफ मूव करते थे, और
गर्मियों में बहुत गर्मियाँ होती थी प्लेन एरियाज़ में, तो ये लोग पहाड़ों में फ्रेश पास्चर लैंड्स की तलाश में मीडोज़ की तरफ जो है ये बढ़ जाते थे। फिर उसके बाद हमने जो पहले ये 3 ट्राइब्स आई, फिर चौथी ट्राइब हमारी डंगर्स की थी। डंगर्स जो हैं वो महाराष्ट्र की ट्राइब थी, जो कि ये गर्मियों में, जो कि ये मानसून्स में तो सेंट्रल प्लेटू में रहते थे महाराष्ट्र में, लेकिन जैसे ही मानसून ख़त्म हो जाता था ये कोस्टल इलाके, जो कि कोंकण, जो ये इलाका था, कोंकण एरिया था, जो कि गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र का कुछ एरिया उसमें पड़ता था, कोस्टल एरिया, तो ये उस तरफ जो है शिफ्ट कर जाते थे। फिर जो हमारी अगली ट्राइब्स 3 ट्राइब्स हैं, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में ये तीनों ट्राइब्स हैं, गोलाज की, कुरुमाज की और कुरुबाज की। तो ये तीनों ट्राइब्स जो हैं ये भी जो है शिफ्ट करती थी एज़ पर द मानसून्स। उसके बाद बंजाराज हैं जो फैले हुए थे अलग अलग स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, और ये लोग जो है ये भी पास्चर लैंड्स की तलाश में जो है सीजनली जो है मानसून्स के हिसाब से जो है ये एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते थे। फिर उसके बाद जो लास्ट हमारी ट्राइब थी रायकाज की, जो कि सिर्फ राजस्थान में ये जो सिर्फ राजस्थान बेस्ड थी, और ये भी जो है मानसून के हिसाब से ये भी ट्रैवल करते थे, माइग्रेट करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज पर द सीजन्स। अब हर कम्युनिटी जो है वो माइग्रेटरी रूट्स को फॉलो कर रही है, जो कि जनरेशन्स ने ये डेवलप किए थे। सेम रूट से ये लोग जो हैं गर्मियों में एक जगह, सर्दियों में दूसरी जगह, वैसे ही जो सेंट्रल ये जो प्लेटू थे तो वहाँ पर भी जो है, या बाकी जगहों पे जो है मॉनसून के हिसाब से, मॉनसून शुरू होने पे, मॉनसून ख़त्म होने पे जो है वहाँ पे भी इसी तरह से सेम रूट से जो है वो मूवमेंट इनका देखने को मिलता था, जो कि जनरेशन्स इनकी इसी तरह से फॉलो करती आ रही थी। और इनके स्ट्रॉन्ग रिलेशंस थे फार्मर्स के साथ, विलेज मार्केट्स के साथ, जहाँ से ये अपने लिए चीज़ें और सर्विसेज जो हैं वो दिया भी करते थे और लिया भी करते थे, तभी जाके तो ये सर्वाइव कर पाते थे। जैसे हमने देखे रायकाज कैसे वो कोंकण फार्मर्स के साथ जो हैं, या फिर जो दूसरे थे बंजाराज थे, वो लोग कैसे अपनी चीज़ें जो हैं बेच के जो हैं लोगों को अपना जो फूड एंड फॉडर जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। और उन्हें प्रॉपरली उन्हीं को ये जज करना पड़ता था कि आखिर कैसे, मतलब कब उन्हें जो है ये माइग्रेट करना जो है वो शुरू करना है, कब जो है उनके जानवर्स को क्या नीड है सीजन्स की, मतलब वो हर एक चीज़ का जो है उन्हें प्रॉपर नॉलेज हुआ करता था। तो उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता था चीज़ों को मैनेज करना। उन्हें पता होता था कि उन्हें पूरा कैलकुलेटेड डिसीजंस लेने पड़ते थे, टाइमिंग डिसाइड करनी पड़ती थी कि वो कब मूव करेंगे और किन टेरिटरीज से वो होते हुए जाएंगे, और उन्हें ये भी बंदोबस्त करना पड़ता था कि रास्ते में उनके जो जानवर हैं रास्ते चलते चलते कहाँ पे जो है स्टे करेंगे, कहाँ पर जो है ये सॉइल को, किन खेतों में वो स्टे करेंगे जहाँ पे वो उनकी सॉइल को फर्टाइल करेंगे, बदले में उनसे वो चीज़ें लेंगे। तो कल्टीवेशन, ट्रेड, हर्डिंग जो है उनकी ज़िंदगी जीने का, गुजर बसर का ज़रिया था। अब उनकी लाइफ जो है कैसे बदलती है अंग्रेज़ों के आने से। अब इनकी लाइफ तो ये तो लाइफ है उनकी बिफोर कॉलोनियल एरा, यानी अंग्रेज़ों की जो पॉलिसीज़ हैं उनके लागू होने से पहले, अंग्रेज़ों के आने से पहले पैस्टोरल जो कम्युनिटीज़ थी इंडिया में इसी तरह से रहा करती थी। अब अंग्रेज़ों के आने के बाद उनकी ज़िंदगियाँ किस तरह से बदली और क्या उनमें चेंजेस आए, वो हम इसमें आगे देखेंगे। अब पहला जो कॉलोनियल रूल ने जो चेंज लाया, अब कॉलोनियल रूल जैसे ही आया तो उन्होंने देखा कि ये जो ज़मीनें हैं उनको चाहिए था, अंग्रेज़ों को चाहिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों के ऊपर एग्रीकल्चर किया जाए, खेती बाड़ी की जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है रॉ मटेरियल और फूड ग्रेन्स जो है वो यूरोप पहुंचाए जाएं, जहाँ पे इनकी बहुत डिमांड थी। उनका तो पर्पज़ ही यही था पूरे मतलब वर्ल्ड को कॉलोनाइज करने का, मेन रीज़न ही यही था ताकि वो रॉ मटेरियल और रिसोर्सेज को ले पाएँ। तो वो रॉ मटेरियल और रिसोर्सेज के चक्कर में उन्हें जहाँ पर भी कोई ज़मीन दिखती थी उन्हें लगता था ये तो कल्टीवेट होनी चाहिए, और उन्होंने जो है कंसेप्ट ला के रख दिया वेस्ट लैंड का।
उन्होंने कहा कि ये जो ज़मीनें जो खाली पड़ी हैं ना, ये वेस्ट लैंड है, वेस्ट लैंड जो कि था ही नहीं। तो उन्होंने वेस्ट लैंड का कंसेप्ट दे दिया कि ये तो खाली हैं ये ज़मीनें। तो इससे क्या हो गया, अंग्रेज़ों के आने से सबसे पहले जो ज़मीनें थी इनकी पैस्टोरलिस्ट नोमैड्स की, वो श्रैंक हो गई। ग्रेजिंग लैंड्स जो हैं उनकी ज़मीनें, यानी ग्रेजिंग लैंड्स, उन्हें तो जानवरों को चराने के लिए जो है ज़मीनें चाहिए, तो ग्रेजिंग लैंड्स जो हैं वो श्रैंक हो गई ड्रास्टिकली। वो भी तो श्रैंक होगी, उनके पास ज़्यादा ज़मीनें नहीं रही अपने जानवरों को चराने के लिए। एग्रीकल्चरल जो स्टॉक था, जो लोगों के पास जो जानवर थे वो कम होने लगे। अब जब चराने के लिए जो है जो मिडोज़ हैं या ग्रास लैंड्स हैं वो है ही नहीं, तो जो स्टॉक है एनिमल का वो डेक्लाइन कर जाएगा। तो एनिमल स्टॉक जो है वो क्या कर जाएगा, डेक्लाइन कर जाएगा एनिमल स्टॉक। दूसरा जो इम्पैक्ट पड़ा, और उनके जो ट्रेड्स और क्राफ्ट्स थे वो भी इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि उनका मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। थोड़ा हम इसको देखते हैं क्या क्या किया उन्होंने। ब्रिटिश जो है उन्होंने फॉरेस्ट लॉज, अंग्रेज़ों ने सबसे पहले आके क्या किया, फॉरेस्ट लॉज इंट्रोड्यूस कर दिए। फॉरेस्ट लॉज इंट्रोड्यूस कर दिए उन्होंने। क्या कर दिया, जो एरियाज़ थे, जो फॉरेस्ट लॉज उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, जो एरियाज़ थे ना जहाँ पे लकड़ी, जो महंगी वाली लकड़ी जो है, जैसे साल ट्रीज़ होते हैं या फिर जो ये देवदार वगैरह के जो ट्रीज़ होते हैं, तो जो हमारे यहाँ पे जंगलों में जो ये है पाइन जो वेजिटेशन है, दरअसल ना ये जो लकड़ी है, जो देवदार है, केरू है, ये साल तो यहाँ पे ये जो यूज़ होती है ये रेलवे कंस्ट्रक्शन में, आज तो रेलवेज़ में नहीं लगती है ये, लेकिन उस टाइम पे रेलवे की पटरियाँ बिछाने के लिए भी जो है लकड़ी लगा करती थी। तब भी जो स्लीपर्स थे वो लकड़ी के बनते थे। और इवन जो जहाज़ थे, जो कि मतलब इंग्लैंड तो डिपेंड ही करता था उसकी नेवल पावर के ऊपर, तो जो समुद्री जहाज़ बनाए जाते थे वो भी लकड़ी से बनते थे, और घरों में फर्नीचर के लिए तो ये जो साल की और देवदार की लकड़ी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। और जिन जंगलों में ये पाई जाती थी उन जंगलों को इन्होंने कर दिया रिजर्व्ड फॉरेस्ट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, जहाँ पे ग्रेजिंग और किसी भी तरह की जो कोई भी एंट्री थी उसको बैन कर दिया गया। यानी इन एरियाज़ में कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी जो ये नोमैडिक लोग हैं जो इन्हीं जगहों पे सदियों से, जनरेशन से रहा करते थे, आया करते थे, अब उनकी एंट्री जो है यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट में जो है वो बैन कर दी गई। और पैस्टोरलिस्ट जो है उन्हें ग्रेजिंग टैक्सेस देने पड़ते थे, और उन ग्रेजिंग टैक्सेस को देने के बाद जो है उन्हें परमिट्स मिलते थे। जैसे आज आईडी कार्ड्स मिलते हैं ना, या आधार कार्ड वगैरह टाइप हमारी वो होते हैं, पहचान कार्ड होते हैं, वैसे उस टाइम पे परमिट्स मिलते थे, और उन्हें जो है सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते थे, और उनकी फ्रीडम जो है उसे बहुत ज़्यादा कम हो गई। अब क्योंकि जो है ना फॉरेस्ट एक्ट्स जो आते हैं, जो फॉरेस्ट एक्ट्स आते हैं इंडिया में कॉलोनियल रूल में बेसिकली, तो उससे बहुत कुछ जो है चेंजेस आती है। पहली चेंज क्या आई कि ग्रेजिंग जो ग्राउंड्स है वो श्रैंक हो गए, और उन्हें तो चाहिए था ये सारा कुछ रॉ मटेरियल्स के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। और दूसरा उन्होंने क्या किया, मतलब दो तरह से उन्होंने फॉरेस्ट को डिवाइड किया। एक तो रिजर्व थे, जो रिजर्व तो वहाँ पे तो कोई सवाल ही नहीं था जाने का, वहाँ पे अलाउड ही नहीं था। उसके अलावा जो बचे खुचे फॉरेस्ट थे जिनको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहा गया, वो फॉरेस्ट में अगर इन्हें जाना था तो उसके लिए इन्हें एक तो टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स भी ये पर कैटल देंगे, मतलब जितने इनके पास कैटल है हर एक कैटल का ये टैक्स देंगे, और वो उस परमिट पे एंटर होगा। और इवन इनके ऊपर ऐसी नज़र रखी जाएगी कि ये कब गए कब वापस आए, तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा वो नज़र, और इन्हें जो है परमिट वो दिया जाता था वहाँ पे जाने के लिए। उसके अलावा जो है इनको जो है ना अच्छी नज़र से नहीं देखते थे अंग्रेज़, इनका तो मतलब बाय चॉइस ये लोग जो हैं ये सारा कुछ करते थे, बट इन्हें जो है अंग्रेज़ अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। उन्हें सस्पिशियस थे कि क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो लोग थे उन्हें दो तरह से डिवाइड करके रखा था। एक थे सेटल्ड पीपल, एक थे सेटल्ड, और दूसरे थे अनसेटल्ड पॉपुलेशन।
अब जो लोग सेटल्ड हैं तो उनसे रेवेन्यू ले पाना, उनसे टैक्सेस कलेक्ट करना, उनकी इंफॉर्मेशन रखना वो बहुत इजी हो जाता है। लेकिन जो लोग अनसेटल्ड है यानी वो सीजनली मूव कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता था और इनसे रेवेन्यू कलेक्ट करना, जो कि मेन रीज़न था, रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो पाता था। अब जब इनसे रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो पाता था तो अंग्रेज़ तो डेफिनेटली मतलब इन लोगों से खुश नहीं हो सकते थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों को तो रेवेन्यू चाहिए था। तो इसीलिए वो लोग जो है इन्हें मजबूर करते हैं और इन्हें टैग कर देते हैं क्रिमिनल ट्राइब्स के करके, कि ये लोग क्रिमिनल हैं और ये क्रिमिनल बाय बर्थ हैं। क्रिमिनल ट्राइब्स के नाम से इन्हें टैग कर देते हैं कि ये तो क्रिमिनल है। और इवन एक्ट भी ले आते हैं 1871 का, क्रिमिनल ये ट्राइब्स एक्ट करके, जिसके हिसाब से इन्हें जो है बोल दिया जाता है कि आपको जो है एक जगह पे सेटल डाउन हो जाना है और वहीं पे रहना है और टैक्सेस देने। और इवन इनके गांव वगैरह के आसपास जो है पुलिस तक रखी जाती है कि जो नज़र रखे कि ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और दूसरी और जो चौथा इसमें पॉइंट था, जो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है, वो है कि गवर्नमेंट जो है किसी भी हाल में अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ करना चाहती थी। तो उन्होंने इन लोगों के ऊपर भी जो है रेवेन्यू लगाना शुरू कर दिया। अब इनके जो जानवर ये लेके जाते थे उनको परमिट, उनको मतलब अगर उनके जानवर जो घास खाते थे, कहीं कैनाल से पानी पीते थे या सॉल्ट इस्तेमाल करते थे या कोई चीज़ बेचते थे, हर एक चीज़ पे इन्हें जो है टैक्स देना पड़ता था। और पर हेड मतलब हर एक एनिमल का अलग टैक्स देना पड़ता था। तो इससे जो है गवर्नमेंट के पास बहुत सारे टैक्सेस आने लगे। अब पहले गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 1880 से पहले जो है कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू कर दिया लोगों को कि ठीक है कौन टैक्स वो कलेक्ट करेगा उसे कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट के लिए लोगों ने जो पैसा भरा होता था तो उस पैसे के हिसाब से जो है वो लोग और ज़्यादा इनको एक्सप्लॉइट करने लगे, और ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट करने लगे ताकि वो अपनी राशि को वसूल सकें। और जो कैटल थी लोगों के पास, अब क्योंकि लोगों को इतने कैटल्स वो जो है बियर करने पड़ रहे थे कि उन्होंने जो है धीरे धीरे अपनी कैटल को बेचना ही शुरू कर दिया कि सरदर्दी ही ख़त्म हो जाए। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे और इससे आगे जो है हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।